हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग। आपका क्लासेज एसिड बेस सॉल्ट का स्टार्ट होने वाला है बच्चों। सभी लोग चैनल पे लाइव आइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करके अपना अटेंडेंस सभी लोग लगा ले। बच्चों मैं बताना चाहता हूं ये क्लासेज कल बफरिंग की वजह से पूरी नहीं हो पाई थी। आज हम लोग ये क्लासेज पूरा कंप्लीट करेंगे। तो क्लासेस स्टार्ट करने से मैं आपसे कहना चाहता हूं 5 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर कर लें, साथ में कॉपी कलम भी रखें ताकि जो जो मैं बताऊं उसको नोट्स करते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, पानी वगैरह जो कुछ है 5 मिनट में पी ले। 5 मिनट के बाद मैराथन क्लासेज चलेगा और ये क्लासेज 1.5 घंटा से लेके 2 घंटा का क्लासेज होने जा रहा है। तो अपने आप को, अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। चार्जर फोन सभी को चार्ज करके रखना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, सारे बच्चों को जुड़ने दें। 1 से 2 मिनट हम लोग बातें कर लेते हैं, उसके बाद अपना सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो गाइस, जैसा आपको पता है इस चैनल पे आपको करवाया जा रहा है, सबसे पहले थ्योरी करवाया जाता है। ठीक है, पॉलिटेक्निक का आज हम लोग एसिड बेस सॉल्ट का चैप्टर करेंगे, उसमें सबसे पहले थ्योरी। और जब अपना थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तो कल इसका 30 से 50 क्वेश्चन इसी टॉपिक से करवाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं जो पेड वाले बच्चे हैं उनको ये थ्योरी पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया जाता है क्लासेस ओवर होने के बाद, लगभग 10 बजे के टाइम में, है ना। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोग हैं वो सुनिएगा। आपको करना है क्या कि जो भी थ्योरी दिया जाता है उसको खुद अपने आप से कॉपी पे लिखना है, और कॉपी पे लिखने के बाद कल आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्वेश्चन भी दिया जाता है, वो भी क्वेश्चन, उस चैप्टर का क्वेश्चन, उसको भी लिखना है। जब ये दोनों हो जाए उसके बाद आपको पढ़ना है। ठीक है ना बच्चों, आपको पढ़ना है। और जब आपके पास अपना नोट्स होगा ना, खुद का बनाया हुआ नोट्स, तो लास्ट में रिवीजन करने के टाइम जब आपका एग्जाम होगा 10 दिन पहले आप सोचोगे सारा चैप्टर को रिवाइज कर ले, तो उस टाइम बहुत ज्यादा मददगार होगा बच्चों। ठीक है, मददगार बहुत ज्यादा साबित होगा। इसलिए सेल्फ नोट्स बनाते हुए चलना है, क्योंकि जब सिलेबस खत्म होगा उस टाइम आपके मोबाइल में बहुत सारा चैप्टर का पीडीएफ होगा बच्चों। तो वहां पे आपको ढूंढने में, पढ़ने में थोड़ा समस्या आ सकती है। इसीलिए डेली, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, जैसे जैसे क्लासेस चल रहा है आपको नोट्स करते हुए चलना है। सेल्फ हैंड रिटन नोट्स, खुद का नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं जो बच्चों पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो पेड कोर्स जल्दी ज्वाइन कर ले, क्योंकि गाइस देखिए ये कोर्स का ही नाम है सिलेक्शन की दौड़, यानी सिलेक्शन कोर्स का नाम है। और जो हम लोग जो कोर्स करवा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो सिलेक्शन के रिलेटेड सारा मटेरियल आपको दिया जा रहा है बच्चों। ठीक है, और ये कुछ ज्यादा फी आपसे नहीं लिया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जान के खुशी होगा कि पहला बैच में 100+ स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है बच्चों। 100+ स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है, और आज का डेट में 130+ स्टूडेंट एडमिशन ले चुके हैं। यानी आप सोच सकते हैं डेली लगभग 10-12 एडमिशन हो रहे हैं बच्चों। तो आप भी एडमिशन करवा लें यार, जितना जल्दी एडमिशन करवा के आपको अपना बेनिफिट लेना है, और जो भी स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है उसको फायदा उठाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये जो डेट है वो 22 मई तक रखा ही गया था। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा कॉल आ रहा था, कॉल को देखते हुए पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि सर थोड़ा डेट को एक्सटेंड कर दीजिए, लॉकडाउन है। तो ये डेट को एक्सटेंड करके 30 मई तक कर दिया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 30 मई तक पहले आपको एडमिशन ले लेना है, और जितना जल्दी एडमिशन लेंगे उतना जल्दी आपको फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। और मात्र 399 आपको पे करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखिएगा ये पेमेंट कैसे किया जाता है। अभी इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, और आपको क्या करना है, किसी भी आपके आसपास में छोटा बैंक है जिसे कस्टमर सर्विस पॉइंट बोलते हैं, मेन बैंक है, या फिर साइबर कैफे है जो मनी को ट्रांसफर करता है, या फिर आपके पास फोन पे है, गूगल पे है, भीम यूपीआई है, और आपके पास पेटीएम वगैरह जो भी है, जो भी साधन है जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, आप उस साधन के माध्यम से आप इस अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। 399 का पेमेंट करने के बाद आपको इस नंबर पे बच्चों कॉल करना है, और कॉल या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सअप, ये नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है, इस नंबर पे आपको जो पेमेंट वाला स्क्रीनशॉट होता है उसको स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पे आपको सेंड करना है, और आपको नाम बताना, नाम के साथ साथ अपना टेलीग्राम नंबर देना। उसके बाद आपको पेड वाला ग्रुप में
ज्वाइन कर दिया जाएगा। और मैं आपको बताऊं, पेड वाला ग्रुप में सबसे ज्यादा फायदा जो है ना, सबसे ज्यादा आज का डेट में फायदा मैं देख रहा हूं, वो डिस्कशन ग्रुप का। जो ग्रुपिंग होती है ना बच्चों, उसी तरीका का हूबहू टेलीग्राम पे डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है। मैं देखता हूं वहां पे बच्चों रात से 12 से 2 बजे तक वहां पे अपना स्टडी करते रहते हैं। कोई भी डाउट होता है तो क्वेश्चन वहां पे डालते हैं। लगभग 15 से 20 बच्चे हमेशा ऑनलाइन रहते हैं। सब अपने तरीका से वो क्वेश्चन को बनाकर भेजते हैं। तो वहां पे डिस्कशन का बहुत ज्यादा फायदा है भाई, ठीक है। ग्रुपिंग का बहुत ज्यादा फायदा है। ये क्वेश्चन का मल्टीपल तरह का सॉल्यूशन वहां पे मिलता है। और जो कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन है, किसी से नहीं बन रहा है, तो उसके लिए टीचर अवेलेबल होते हैं बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस पेड कोर्स को ज्वाइन करें। जितना जल्द ज्वाइन कीजिएगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको देखना होगा ये चीज कि किस तरीका से बच्चा पेमेंट किए हैं, ठीक है ना। मैं आपको बस ओवरव्यू दिखाना चाहता हूं, आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि जो सर बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं इतना ट्रांजेक्शन आ चुका है। ये तो बहुत कम मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, इससे भी ज्यादा लगभग 130 प्लस बच्चे का एडमिशन हो चुका है, ठीक है ना बच्चों। और ये सभी डिस्ट्रिक्ट का बच्चे हैं, ये सभी डिस्ट्रिक्ट का बच्चे हैं, ठीक है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट का बच्चे हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद क्लासेस स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, अपने स्क्रीन पे देखिएगा सभी लोग। और देखिए, जैसे अभी मैं क्लासेस करवा रहा हूं, क्या जी, केमिस्ट्री का क्लासेस करवा रहा हूं, जिसमें एसिड बेस सोल्ट पढ़ाऊंगा। तो थ्योरी करवाने के बाद आपको घर पे पढ़ना है यार, तभी तो आपको पूरा चैप्टर जाके कंप्लीट होगा। मेरा पॉइंट को पिकअप करना है यार मेरे प्यारे बच्चों, मैं सही सही बात बोल रहा हूं। कोई विद्वान बच्चा नहीं है जो मतलब एक बार पढ़ लिया, एक बार टीचर उसको पढ़ा दिया, वो घर पे मेहनत नहीं करेगा तो उसका नॉलेज कुछ नहीं बढ़ेगा। आपको घर पे भी मेहनत करना है। तो मेहनत कैसे करेंगे? आपके पास पीडीएफ होगा तब ना। तो पीडीएफ के लिए ही तो पेड कोर्स आपको बोला जा रहा है यार। पीडीएफ के लिए मात्र 399 लिया जा रहा है, जो कि एक मामूली सी प्राइस है, ठीक है ना। जिसमें देखिए इस तरीका से आपको क्लासेस चला जाएगा। और ये सब सारा फैसिलिटी जो है बच्चों वो पेड स्टूडेंट का है। संडे को क्लासेस ऑफ रहता है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पे, जिसमें पेड कोर्स में आपको सारा क्वेश्चन बैंक तक दे दिया जाएगा यार। और क्वेश्चन बैंक ही आप मार्केट से खरीदने जाओगे ना तो 200 से 300 रुपया सिर्फ वही क्वेश्चन बैंक का लिया जाता है। और यहाँ तो क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपसे बोलना चाहता हूं, जो एडमिशन नहीं करवाए वो एडमिशन करवा लें, क्योंकि ये आप लोग के बेनिफिट के लिए करवाया जा रहा है यार। आपको डिस्कशन ग्रुप का फायदा मिलेगा, पीडीएफ दिया जा रहा है टाइम से। चलिए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। लगभग सारे बच्चे प्रेजेंट हो गए और सेशन को स्किप नहीं करना है, सेशन को लास्ट तक देखना है। मैं इसीलिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया था ताकि आप लोग पानी पी ले। आपको जो करना है, मोबाइल को चार्ज में लगाना है, मोबाइल को चार्ज में लगा लीजिए। अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये कोर्स का, ये क्लासेज का नाम ही है मैराथन क्लासेज, यानी बिना रुके हुए चैप्टर को फिनिश करना है यार, ठीक है। बिना रुके हुए चैप्टर को फिनिश करना है। अगर कोई डाउट होता है इस चैप्टर में तो उसके लिए तो हम हैं ही यार। कोई भी डाउट होता है तो पूछिए ना, डाउट को नहीं रहने देना है यार। यानी कल जो होगा, कल क्वेश्चन होगा, तो आज पूरी तरीका से हम लोग अभ्यास कर लेंगे इस चैप्टर पे, तभी ना कल के लिए, यूथ के लिए तैयार रहेंगे। तो चलिए सर, क्वेश्चन थ्योरी को लगाया जाए और समझा जाए, ठीक है। जैसे जैसे बोलूंगा आपको समझना है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिड, ठीक है। एसिड बेस सॉल्ट में सबसे पहले एसिड समझना होगा। अम्ल किसे कहते हैं? ये सारा नोट्स प्री डिफाइंड होगा, यानी सारा टाइपिंग कंप्यूटर्स के द्वारा टाइप नोट्स आपको मिलेगा। क्योंकि यही चैप्टर को जब मैं क्लास ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर को लगभग मुझे 2 से 3 दिन कवर करना पड़ता था सिर्फ पढ़ाने में, क्योंकि ये सारा पॉइंट्स मैं लिखता था यार वहां पे, ठीक है ना, लिखकर समझाना पड़ता था। लेकिन डिजिटल क्लासेस में ये फायदा है कि सारा नोट्स लिखा हुआ रहता है, बस बच्चों को समझाना होता है यार, ठीक है। तो बस आपको समझते हुए चलना है। एसिड क्या है? अम्ल वो रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर H पॉजिटिव देता है, H पॉजिटिव आयन देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज के बाद कोई बोल दे कि एसिड किसे कहते हैं, कोई भी बोल दे, दुनिया का कोई भी आदमी बोल दे, तो आपको बताना है कि एसिड वो रासायनिक पदार्थ है जिसे जल में घुलाएंगे तो H पॉजिटिव देगा। एक पॉइंट क्लियर, ये अक्सर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसी तरीका से अगर इंग्लिश में बात करें तो एन एसिड इज अ केमिकल स्पीसीज विच गिव्स H पॉजिटिव आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर, बच्चों, ठीक है। व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब उसे पानी में मिलाएंगे तो वो H पॉजिटिव आयन में
टूट जाएगा यानी H पॉजिटिव आयन देगा यार। तो कहना क्या चाह रहे हैं सर, एक मैंने रासायनिक पदार्थ HCl को लिया यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के लिया, इसे जल में मिला दिया यार, इसे हम लोग वाटर के साथ मिला दिया। तो मिलाने के बाद क्या हुआ, ये H पॉजिटिव देता है, मिलाने के बाद H पॉजिटिव देता है। तो हम कह सकते हैं कि HCl है वो क्या है, एक तरह का एसिड है। मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट को पिकअप करते हुए चलना है यार, क्लास में डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करना है, ठीक है। उसी तरीका से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिड कहां रहता है, ये एसिड बैटरी में होता है बच्चों, ठीक है। और HCl कहां होता है, HCl पेट में, जो आपके पेट में जो एसिड होता है जो डाइजेशन में मदद करता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यार। तो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। मेरे प्यारे बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग पानी में मिलाएंगे तो वो भी H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है यार, H पॉजिटिव आयन में टूट जाता है। तो आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे 2 H पॉजिटिव आयन, नहीं बच्चों यहाँ पे बैलेंस किया है, क्योंकि अब बैलेंस रिएक्शन को करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देख सकते हैं और बोल भी सकते हैं इसलिए 2 H पॉजिटिव में टूटा, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन का संख्या जो है वो कितना है बच्चों, 2 है, इसीलिए ये H पॉजिटिव 2 H पॉजिटिव में टूटा है, ठीक है बच्चों, क्लियर यहां तक। और SO4 नेगेटिव में टूटा है। इसी तरीका से नाइट्रिक एसिड है मेरे प्यारे बच्चों, HNO3 नाइट्रिक एसिड, जब इसे हम लोग पानी में मिलाएंगे तो H पॉजिटिव में टूटेगा। और CH3COOH को भी जब हम लोग H पॉजिटिव में मिलाएंगे, पानी में मिलाएंगे तो वो भी H पॉजिटिव में टूटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपने क्या सीखा, यहां से हमने सीखा कि कोई भी रासायनिक पदार्थ जिसको जल में मिलाने के बाद अगर वो H पॉजिटिव आयन दे देता है तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, आंख मूंद को एसिड बोल देंगे यार। अब बात आती है सर टाइप्स ऑफ एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों एसिड का 2 टाइप होता है यार, एक होता है वीक एसिड, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो कहना क्या चाह रहे हैं, वीक एसिड क्या है, आपसे पूछा जाएगा कि सर वीक एसिड क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझना, वीक एसिड वो अम्ल है जो जल में आंशिक रूप से विलीय होते हैं और दुर्बल अम्ल कहलाता है यार, यानी पूर्ण रूप से नहीं विलीय होता है जल में। जब वीक एसिड आपको कैसे पहचानना है, कोई भी एसिड को आप जल में मिलाएंगे तो पूर्ण रूप से विलीय उसमें नहीं होगा तो आप उसे बोल देना यार वो वीक एसिड है, यानी वो दुर्बल अम्ल है। मेरे प्यारे बच्चों कहना चाह रहा हूं उस पॉइंट्स को पिकअप करना, वो अम्ल जो जल में आंशिक रूप से विलीय होते हैं वो दुर्बल अम्ल कहलाता है। तो दुर्बल अम्ल का सूत्र क्या है, दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल क्या क्या, ये क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, एसिटिक एसिड बार बार पूछता है यार, याद रखना एसिटिक एसिड एक तरह का वीक एसिड है जिसका सूत्र होता है CH3COOH। फॉर्मिक एसिड जो चींटी के द्वारा पाया जाता है बच्चों, ये सारा बताऊंगा कि कौन सा एसिड किसमें मिलता है, वो जैसे जैसे अपना चैप्टर आगे बढ़ेगा सारा डाउट्स क्लियर होते चले जाएगा। जैसे जैसे मैं आपको समझा रहा हूं बस उस चीज को पिकअप करें अभी, ठीक है, वो चीज को पिकअप करें, ठीक है ना बच्चों। लास्ट में आपको खुद पता चल जाएगा सर पूरा चैप्टर को फिनिश कर दिए। और ये चैप्टर से मेरे प्यारे बच्चों किसी भी पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैप्टर का वेटेज होता है यार 3 से 4 क्वेश्चन, 2 तो कंफर्म है, 2 से कभी कम क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पूछता यार। एक पूछ देगा एसिड से, एक पूछ देगा वीक से, एक पूछ देगा बेस से और दूसरा पूछ देगा आपको सॉल्ट से यार, या नहीं 3 क्वेश्चन तो कंफर्म रखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और अगर कुछ कोई ईयर में 2 ही क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जनरली जो ट्रेंड है इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन तो टच करता ही करता है। तो मेरा दुर्बल एसिड यानी वीक एसिड आपको मुझे समझ में आ गया और आपको भी समझ में आ गया, फॉर्मिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों परवल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो समझना यार स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड समझना वो अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से विलीय होता है यार, सबसे वेरी पॉइंट इंपॉर्टेंट पार्ट, जल में पूर्ण रूप से विलीय होता है उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बोलना चाहता हूं जो पेड वाले बच्चे हैं वो एक बार इस थ्योरी को पढ़ें घर पे बैठकर, आधा 1 घंटा बाद ये मैं आपको दिलवा देता हूं, ठीक है। जैसे ही क्लासेस एंड होगा आधा 1 घंटे बाद ये PDF आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको नोट्स भी करना है यार, सारा नोट्स बनाना है, खुद नोट्स बनाएंगे सभी लोग यार, ठीक है ना, खुद नोट्स बनाएंगे। मैं बोल रहा हूं सेल्फ नोट्स बहुत ज्यादा अच्छा मददगार साबित होता है। मुझे पता है कि आपके मोबाइल में PDF पड़ा रहेगा, उसे आप लोग लास्ट में पढ़ने में थोड़ा सा कतराइएगा, इसलिए मैं चाहता हूं
कि नोट्स बनाइए और उसके बाद जब खुद से लिखा हुआ नोट्स है उसे पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है जो जल में पूर्ण रूप से विलीय होता है, उसे हम लोग परम कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl और नाइट्रिक एसिड यार। ठीक है, याद रखना। क्या सर स्ट्रॉन्ग एसिड इतना ही है, मात्र 3 ही है? वीक एसिड मात्र 3 है? ना जी, ये बहुत टाइप का होता है। ठीक है, ये बहुत टाइप का होता है। मैं आपको जो जो मेन पॉइंट्स याद रखना है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है वही चीज तो पढ़ाऊंगा यार। टीचर वही अच्छा है जो एग्जाम में आता है वो चीज को बताता है। नॉलेज गेन करने के लिए तो बहुत सारा आपको फिर आप समझिए कि आपको रिसर्चर बन जाइए, है ना, लेकिन अभी तो आपको पॉलिटेक्निक पे फोकस करना है यार। तो जो पूछता है वो चीज अपन को कंप्लीट करना है। तो 6 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो जनरली पूछा जाता है और 6 स्ट्रॉन्ग बेस होता है यार। तो ध्यान देना, जिसमें बार बार पूछता है परक्लोरिक एसिड। कितना बार ये भी पूछा है परक्लोरिक एसिड का सूत्र क्या है, तो ये याद रखना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है HCl के साथ साथ नाइट्रिक एसिड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पूछा जाता है। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात करें तो वो हो गया आपसे लिथियम हाइड्रोक्साइड भी पूछा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत बार पूछता है यार। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड पूछा जाता है। जो जो मैं पॉइंट्स को टिक किया हूं वो याद होना चाहिए ही होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या समझा है यहां तक हम लोग रिकैप कर लेते हैं। रिकैप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसिड समझा, एसिड क्या है? तो एसिड वो चीज है सर जिसे हम लोग, वो रासायनिक पदार्थ है जो पानी में मिलाने के बाद H पॉजिटिव आयन देता है, उसे एसिड कहते हैं। एसिड क्लियर? वीक एसिड एक होता है सर, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वीक एसिड जो है सर वो जल में पूर्ण रूप से विलीय नहीं होता है, उसे हम लोग वीक एसिड कहते हैं। जैसे CH3COOH हो गया, एसिटिक एसिड जिसे बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड हो गया। ठीक है ना बच्चों। उसी तरीका से हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड वैसा एसिड है जो जल में पूर्ण रूप से विलीय हो जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है यार, ये अक्सर पूछा जाता है और आपके एक एग्जाम में प्रीवियस में ये पूछा भी गया है कि अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। जैसे दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होती है? अम्ल होता है। ये भी पूछ देगा क्वेश्चन में कि नींबू का रस खट्टा क्यों होता है, तो बता कर आना है कि नींबू का रस में अम्ल होता है। अब पूछेगा कौन सा अम्ल होता है, तो वेट करिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बस जैसे जैसे अपना सेशन आगे बढ़ेगा सारा डाउट क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो जो लिटमस पेपर पे क्या प्रभाव होता है एसिड का। तो एसिड जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या करता है? नीले को लाल कर देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कल जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और वहां पे सभी बच्चे से राइट आंसर आना चाहिए यार। अगर ये क्वेश्चन गलत करेगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत कस के गुस्सा आ जाएगा यार, इतने अच्छे तरीका से समझा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पॉइंट्स को पिकअप करने का कोशिश करें, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे जो है वो याद रखना है, ठीक है, ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट्स। अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है यार। यानी कहने का मतलब कोई भी एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाओगे तो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ये कैसे होगा सर, ये आगे आपको मैं रिएक्शन करके बताऊंगा। बस अभी रटना क्या है कि अम्ल जो है वो धातु के साथ, कोई भी एसिड, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, कोई भी एसिड ले लो, उसको धातु के साथ यानी मेटल करने का मतलब आयरन के साथ रिएक्शन करवा दो तो हाइड्रोजन गैस तो मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज ये बोला जा रहा है। ये भी पॉइंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे एवं प्रबल अम्ल विद्युत का सुचालक होता है जी। विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, विद्युत का सुचालक होता है, इसे भी याद रखना है यार, ठीक है। मैं बोला था कि कौन सा अम्ल कौन सा चीज में मिलता है, तो देखिए एसिडिक अम्ल सिरका में मिलता है। सिरका को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इंग्लिश में वाइनेगर बोलते हैं, ठीक है, इसे हम लोग वाइनेगर बोलते हैं। वाइनेगर में क्या मिलता है?
एसिडिक अम्ल। याद रखना है, फॉर्मिक एसिड चींटी में मिलता है, बिच्छू का डंक में भी जो एसिड मिलता है वो एसिड फॉर्मिक एसिड होता है। ये सब आपसे पूछा जाता है, यहां से एक क्वेश्चन तो आना तय है, एक क्वेश्चन यहां से तो आना तय है यार, इसीलिए याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड नींबू में मिलता है, नींबू कुल के फल, यानी जो फल में थोड़ा सा खटापन है, ठीक है ना, जिसमें थोड़ा सा खटापन है उसे हम लोग बोलेंगे कि उसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा। जैसे नींबू के कुल फल है ना, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है? लैक्टिक एसिड दही में मिलता है। जो आप दही खाते हो ना, उसमें लैक्टिक एसिड मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑक्जेलिक एसिड और दूध से दही, देखिए दूध से दही, मिल्क से दही में कन्वर्जन जो करता है वो बैक्टीरिया के मदद से होता है। वो उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद पालक जो खाते हैं ना, पालक में कौन सा अम्ल मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, आंवला हो गया, सिट्रस फ्रूट हो गया, ये सब में एग्जॉर्बिक एसिड मिलता है, जिसे विटामिन सी भी बोला जाता है। यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जॉर्बिक एसिड को ही हम लोग विटामिन सी बोलते हैं। ये क्वेश्चन लगभग 2001 में बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया है कि कौन सा एसिड को हम लोग एग्जॉर्बिक अम्ल कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ था, ए बी सी डी। ए बी सी डी तो आपको सी लगा कर आना है। जो विद्यार्थी सी लगा के आए होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। टर्टरिक अम्ल, टर्टरिक अम्ल इमली में मिलता है, अंगूर में मिलता है, कच्चे आम में मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैलिक एसिड किस में मिलता है? तो वो सेव में मिलता है। आप नीचे चार्ट देख सकते हैं, इस चार्ट की मदद से भी आप समझ सकते हैं। बस इंग्लिश में ये चार्ट को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हूं कि आप देख सकते हैं ग्रेप्स में टर्टरिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में मिलता है, साइट्रिक एसिड लेमन में, वाइनेगर में जिसे सिरका बोलते हैं उसमें एसिटिक एसिड, एसिटिक, ठीक है ना, और एप्पल में मैलिक एसिड और आंट में फॉर्मिक एसिड। मेरे प्यारे बच्चों, इस चार्ट को आप अपने माइंड में फिट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बात करते हैं। यार एक एक प्रॉपर्टीज को समझाऊंगा, बस आपको वीडियो को टिल लास्ट तक देखना है यार, वीडियो को स्किप नहीं करना। मैराथन क्लासेस का फायदा तभी आपको होगा जब फुल आप देखोगे। अब वीडियो फुल देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कहता हूं यार, आपसे ऐसा नहीं है कि एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा एसिड बेस सॉल्ट। और जो मैं मटेरियल और जो मैं कंटेंट आपको दे रहा हूं ना, वो यूट्यूब पे कोई टीचर आपको नहीं देगा। ये भी आपको मैं बोलना चाहता हूं यार, ये आपको मानना पड़ेगा। जिस तरीका से, जिस कंटेंट, इतना धांसू कंटेंट आपको दिया जा रहा है, वो सिर्फ स्टडी इंडिया अड्डा ही दे सकता है। आप किसी चैनल को फॉलो कर लो यार, लेकिन आप इस चैनल का कंटेंट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि गाइज ये चैनल बहुत बच्चे को जेई बना चुका है यार। गवर्नमेंट जेई जो होती है ना डिप्लोमा करने के बाद, वो चीज इस चैनल से बहुत बच्चों ले चुके हैं हासिल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं। वो पॉइंट्स है जो मैं आपको बोला था कि रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, सक्रिय धातु से क्रिया यानी अम्ल धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कोई भी एसिड को हम लोग धातु के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो क्या देगा? वो लवण देगा, लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। यानी कोई भी एसिड को हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, एसिड को मेटल के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? लवण मिलेगा। लवण कहने का मतलब सॉल्ट मिलेगा, साथ साथ H2 गैस प्रोड्यूस होगा। यानी आज के बाद कोई भी आपसे पूछ दे कि कोई भी एसिड को हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा यार, ये आपको पता होना चाहिए। तो वही आपको एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूं कि H2SO4 एक तरह का एसिड है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये भी आपको माइंड में पता होना चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेक एसिड आपको बता दिया गया है। जब इसे मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये जिंक सल्फेट बन रहा है, और जिंक सल्फेट एक तरह का लवण है, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये H2 गैस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आप जब ये क्वेश्चन बनाइएगा, प्रीवियस क्वेश्चन बनाइएगा, तो उसमें इस टाइप का रिएक्शन मिलेगा। तो आज के बाद घबराना नहीं है, ये रिएक्शन आपको स्क्रीन पे दिख गया। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे आइए, उसके बाद H2SO4 जब आयरन के साथ रिएक्शन करेगा तो वे फेरस सल्फेट बना लेगा। फेरस सल्फेट के साथ साथ वो H2 गैस भी प्रोड्यूस करेगा यार। यानी कहने का मतलब आज के बाद कोई भी कुछ बोले तो
तो आपको यह पता होना चाहिए, कोई कुछ बोल दे, कोई क्वेश्चन दे दे कि अरे भाई एक एसिड है और दूसरा मेटल है, दोनों के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो बोल देना कि H2 गैस प्रोड्यूस होगा, जैसे मेरे टीचर बताए हैं। ठीक है, कभी गलत नहीं हो सकता यार। उसको यह भी समझा देना, रिएक्शन लिख के समझा देना यार कि कैसे रिएक्शन होगा, कैसे लवण बनेगा यार। ठीक है, यहां तक क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। आगे आते हैं और वीडियो को लाइक का टारगेट है 200 प्लस। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, जल्दी से जाकर लाइक करें, लाइक ठोक दें यार। 200 प्लस लाइक सभी बच्चों वीडियो पे लाइक कर दे, है ना। तो आगे बात करते हैं वही एसिड को जब हम लोग धातु कार्बोनेट यानी मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये भी पूछा जाता है। तो जब मेटल के कार्बोनेट, ये क्या है बच्चों, ये सोडियम एक मेटल है, सोडियम के कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। नीचे क्या है सर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं या फिर इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए, यहाँ पे डिपेंड कर सकता है, करना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना है क्या कहा जा रहा है कि कोई भी मेटल का कार्बोनेट या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो लवण तो बनता ही है, लवण बनता है। जैसे NaCl बना, एक तरह का सॉल्ट है, साथ में H2 एक जल भी मिलता है बच्चों, यानी जल का भी प्राप्ति होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा गैस का प्रोड्यूस होता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां से प्रोड्यूस होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रीवियस में मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, गलत नहीं करना है। ठीक है, गलत नहीं करना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है यार। ठीक है, मैं पेड वाले से बोलना चाहता हूं यार, ये सब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। अगर कोई भी डाउट, छोटा सा भी डाउट आता है तो डिस्कशन ग्रुप में डाल देना यार। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके डिस्कशन ग्रुप में डाल देना, क्योंकि PDF आपको मिल जाएगा। और उसके बाद डिस्कशन ग्रुप में अगर आपको बच्चे डाउट क्लियर कर देते हैं तो सही बात, अगर नहीं डाउट क्लियर करते हैं तो आप टीचर से पूछिए यार। ठीक है, मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स, मेरे से फिजिक्स केमिस्ट्री डाउट पूछिए, राहुल सर मैथ पढ़ाते हैं, उनसे मैथ का डाउट पूछिए। ठीक है ना, आपको एक डाउट नहीं रखना है यार, क्योंकि ये एक ऑनलाइन क्लासेज है और ऑनलाइन क्लासेस का फायदा आपको लेना है। ठीक है ना, और आपको बेस्ट करना है यार, बेस्ट करना है और ये दिखा देना है कि 399 में मैं 5000 बात जो देते हैं ना बच्चों, 5000 6000 देकर पॉलिटेक्निक करते हैं, उनसे अच्छा रैंक भी ले आया और उससे अच्छा रैंक लाकर अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन ले लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग पॉइंट्स पे आते हैं। ये एक मैं आपको बोल रहा हूं, बिल्कुल ऐसा कीजिएगा ना, और जिस टाइम आपको रिजल्ट हो जाएगा ना यार, आपको लगेगा कि अरे भाई 5000 मेरा बच गया यार। 5000 इंस्टीट्यूट को देते थे और 5000 ऑफलाइन में क्लासेस में दे देते थे ना, फिर उसके बाद टीचर मिलता है। और अभी ऑफलाइन क्लासेस का क्या हाल है, वो मुझे बच्चे कॉल करके बोलते हैं कि सर मैं कोई गैर डिस्ट्रिक्ट का बालक है, वो बोल रहा था कि सर मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, वो इंस्टीट्यूट में सर मैंने 5000 रुपया पे किया, मुश्किल से 10 दिन क्लास चला, उसके बाद क्लासेज ऑफ है, जब कॉल करते हैं तो कॉल नहीं रिसीव करता है, सर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं यार, और मैं आपको बता रहा हूं ना, किसी बच्चों को लग रहा होगा कि 399 रुपया बहुत ज्यादा पेड कोर्स के ले रहे हैं। जी नहीं बच्चों, जी नहीं, है आपको सिर्फ कंटेंट का पैसा लिया जा रहा है। स्टडी तो हम लोग फ्री में करवा रहे हैं यार, स्टडी का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ आपको कंटेंट का पैसा लिया जा रहा है, कंटेंट का। ठीक है ना, तो वो तो आपको परचेज करना ही है, क्योंकि कंटेंट बनवाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है यार, और यहाँ पे बहुत लोग काम कर रहे हैं आपके कंटेंट के पीछे। ठीक है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब पॉइंट्स पे आते हैं। यूज ऑफ एसिड, अम्लों का उपयोग, ये भी पूछा जाता है, इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आपको उठाएगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग पेट्रोलियम का शोधन, मैं आपको ये पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे मैं टिक कर दे रहा हूं क्या क्या पूछा जाता है। H2SO4 संचायक बैक्टीरिया और औषधि बनाने में ये पूछा जाता है। नाइट्रिक एसिड में आपसे पूछेगा उर्वरक बनाने में, अम्लराज बनाने में, ये पूछा जाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, और ये सभी आपको माइंड में पता होना चाहिए, और जो यूजेज है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को हम लोग यूज करते हैं, अम्लराज बनाने में भी पूछा जाता है, रंग और औषधि निर्माण में भी यूज करते हैं। उसके बाद एसिडिक एसिड होता है यार, एसिडिक एसिड का सूत्र पूछा जाता है, तो ये सूत्र याद होना चाहिए, CH3COOH, और ये एक तरह का वीक एसिड है। इससे आपको पूछता है सिरका के निर्माण यानी वाइनेगर बनाने में हम लोग एसिडिक एसिड का यूज करते हैं, ये पॉइंट्स आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद फॉर्मिक एसिड जो आपसे पूछा जाता है, वो चमड़ा उद्योग में हम लोग फॉर्मिक एसिड का यूज करते हैं। उसके बाद हुआ फॉर्मिक
फॉर्मिक एसिड्स का आपसे सूत्र पूछा जाता है। ये जो सूत्र है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क वाला ये 5 स्टार भी कम पड़ जाएगा यार। इसका सूत्र हमेशा पूछा जाता है। ऑक्जेलिक एसिड का भी सूत्र पूछा गया है। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र पूछा जाता है, सूत्र याद रखना। इसे फोटोग्राफी में यूज कर सकते हैं और आप पढ़ लीजिए कहां कहां यूज करते हैं। जैसे कपड़े के स्याही का धब्बा को हटाने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं, ये भी पूछा जाता है। और आपको पता होना चाहिए डे टू डे लाइफ में अगर आपके कपड़े पे स्याही का धावा है तो आप उसे हटाइएगा तो ऑक्जेलिक एसिड की मदद से आप उसे हटा सकते हैं। बेंजोइक अम्ल का दावा खाद्य पदार्थ के संरक्षण में हम लोग यूज करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एसिड अपना कंप्लीट हुआ। एसिड में कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। एसिड में हम लोग क्या क्या पढ़े, थोड़ा सा रिकैप करना है। एसिड में हम लोग पढ़े एसिड क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़े स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, उसके बाद कौन सा एसिड किसमें पाया जाता है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, एसिड को रिएक्शन करवाएंगे मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। जब उसे हम लोग मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर मिलेगा। ये सब मैं आपको बताया हूं पीछे रिएक्शन में, साथ में लवण भी मिलता है दोनों रिएक्शन में, ये सारा कुछ आपको बता दिया गया है। तो एसिड क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। एसिड का यूजेज भी बता दिया, कौन सा एसिड कहां यूज होता है। तो आपके इतना कॉन्सेप्ट से एसिड से कोई भी क्वेश्चन आगे नहीं पूछेगा। यानी कहने का मतलब मोटा मोटी बात करें तो एक क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया यार, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं बेस। बेस क्या है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़िएगा। क्षार ऐसा यौगिक है जो जल विलयन में H पॉजिटिव आयन में संयोग करके लवण तथा जल बनाता है। यानी H पॉजिटिव आयन को संयोग कर लेता है, यानी H पॉजिटिव आयन से मिलके लवण और जल बनाता है। तो कौन सा आयन देता है, कौन सा आयन देता है, ये आपको OH नेगेटिव आयन देगा जल, ठीक है ना बच्चों। वो आगे मैं आपको बताऊंगा, जल में घुलकर OH आयन का उत्पन्न करता है, ठीक है। जैसे सभी सरल धात्वीय ऑक्साइड, धात्वीय हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, क्षार, ये सब आपको याद रखना है, क्षार है, ठीक है ना। ये एग्जांपल है, मैं आगे आपको क्लियर करूंगा, ठीक है ना, आगे सारा क्लियर होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड देख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए बस, ठीक है। बस यहाँ पे अभी आप थोड़ा सा सुनते हुए चलिए, बेस स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा सुनिए। जिस तरीका से एसिड हमने कंप्लीट किया उसी तरीका से आपको बेस भी कंप्लीट करवाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अल्कलाइजर क्या है, क्षारक क्या है, क्या है क्षारक सर, वो ये ऐसा क्षार है जो जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइल आयन का उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्षारक कहते हैं, उसे हम लोग अल्कलाइजर कहते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत कुछ पढ़ाना है यार, थोड़ा सा कोऑपरेशन जरूरी है। और मैराथन क्लासेज में किसी तरीका का कोई डिस्टरबेंस और कोई छोड़ के नहीं जाएगा। मैं सबको पहले बोला हूं, चार्ज फोन में लगा लो और जो भी काम है 5 मिनट आपको टाइम दिया जा गया था, इसीलिए क्लास से 5 मिनट का भी छुट्टी आपको नहीं मिलेगा यार, ठीक है। तो बात करते हैं सर, सभी क्षारक जल में घुलनशील होता है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अल्कलाइजर है वो जल में घुलनशील होता है यार, ठीक है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुलनशील होता है वो क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को तो हम लोग बेस कहते हैं यार। इनका जैसे स्पर्श साबुन की तरह स्वाद कड़वा होता है तथा प्राकृतिक संरक्षक होता है। यानी कहने का मतलब क्या कहा जा रहा है, इनका जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है, एसिड का स्वाद खट्टा होता है लेकिन बेस का स्वाद कड़वा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे पूछा जाता है, ये स्पर्श जो साबुन होती है ना, बिल्कुल साबुन की तरह होती है यार, थोड़ा सा चिपचिपा टाइप का, ठीक है ना, वही कहा जा रहा है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें कभी भी छूना और चखना नहीं चाहिए यार, ये आपको पता होना चाहिए। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, इसीलिए अल्कलाइजर को या भी क्षार बोलिए, बेस को कभी ना छुए ना कभी चखें, क्योंकि ये हानिकारक होता है यार, ये आपके बॉडी के लिए हानिकारक होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम लोग बात करते हैं, अब आगे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। देखिए हम लोग कैसे समझेंगे कि ये बेस है। जो बेस होगा उसमें OH लगा हुआ रहेगा, जो एसिड रहेगा उसमें H लगा हुआ रहेगा, जो बेस होगा उसमें OH लगा हुआ रहेगा, वो याद रखना। देखो सब में लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है। ये आपको क्लू मैं दे रहा हूं,
ठीक है ना, ये मैं आपको क्लू दे रहा हूं ताकि आपके माइंड में याद रहे। तो कहना क्या चाह रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा कि जो NaOH है वो एक तरह का बेस है, ठीक है, बेस है जी, और ये H2A के साथ रिएक्शन करके OH नेगेटिव आयन देता है और N पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब क्षार वो चीज है जिसे हम लोग जल में मिलाएंगे तो OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइल आयन देगा। सारा देख लीजिए, सारा जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये OH नेगेटिव आयन दे रहा है। यहाँ पे 2H है तो इधर 2H नेगेटिव आयन देगा जल में मिलाने के बाद। ये सारा पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना है। आगे बात करते हैं क्षार का गुण। क्षार का गुण आगे आपको बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, क्षार का स्वाद बिल्कुल कड़वा होता है। और सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है भाई, इसे इंपॉर्टेंट लगा लेना। मैं एसिड में भी इंपॉर्टेंट करवाया था और यहां पे भी इंपॉर्टेंट करवाया था कि ये अक्सर पूछा जाता है, क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल को क्या कर देता है, वो नीला कर देता है। वो ऐसा बेस करता है, क्षार करता है। क्षार अम्ल में प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यानी कहने का मतलब एसिड को प्लस बेस को जब रिएक्शन करवाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। आगे मैं आपको रिएक्शन भी करके समझाऊंगा, ठीक है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए भी और ए भी, ठीक है। उसके बाद क्षार फिनफ्थलीन को गुलाबी कर देता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। मैं खुद जब आपको प्रीवियस का क्लासेस करवा रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन का, तो वहां पे मैं क्वेश्चन आपको करवाया था कि फिनफ्थलीन को गुलाबी कौन कर देता है। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन था एसिड, बेस और 2 ऑप्शन था, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जो बेस होता है वो फिनोप्थलीन को गुलाबी कर देता है, याद रखना। उसके बाद आगे बात करते हैं रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शन विद एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एसिड तो सबको पता होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऊपर में पड़े हैं ना एसिड, उसी को हम लोग बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या होगा, अभी मैं बताया, लवण तथा जल उत्पन्न होता है। यानी जल तो उत्पन्न होगा ही और साथ में लवण। NaCl, देखिए NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रॉक साल्ट भी बोला जाता है, ये भी याद होना चाहिए। ये साल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग HCl के साथ, यानी कहने का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस भी है बच्चों, और HCl भी एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl और ये एक तरह का बहुत अच्छा लवण मिला। क्यों अच्छा लवण मिला, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही रिएक्शन करवाए और साथ में वाटर भी मिला, ठीक है। उसी तरीका से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और HCl, ये दोनों एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं धातुओं के विलय लवणों से क्रिया, रिएक्शन विथ मेटेलिक सॉल्वेंट। अब ये भी पूछा जाता है कि जब हम लोग मेटेलिक सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मेटेलिक सॉल्वेंट साल्ट के साथ, तो क्या बनेगा। सोडियम, पोटेशियम एवं कैल्शियम के अतिरिक्त धातुओं के जल में विलीय लवणों से क्रिया होने पर धात्विय हाइड्रोक्साइड का अपक्षेप बनता है। यानी कहने का मतलब सोडियम और पोटेशियम एवं कैल्शियम के अतिरिक्त अन्य धातुओं के जल में विलीय लवणों से क्रिया करेगा तो आपको क्या मिलेगा, धात्विय हाइड्रोक्साइड, यानी धातु का हाइड्रोक्साइड, साथ में उसका अपक्षेप बनते हुए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों जैसे देखिए FeCl3 को हम लोग क्षार के साथ रिएक्शन करवाए, बेस के साथ NaOH के साथ, तो जब रिएक्शन करवाए, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, जब रिएक्शन करवाए तो आपके पास FeOH का होल 3 यानी धात्विय ऑक्साइड मिला, साथ में लवण भी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। उसी तरीका से आप ये रिएक्शन को याद रखो। आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखना, HCl एक तरह का एसिड है, वो H पॉजिटिव और H पॉजिटिव, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, मैं आपको फिगर क्लियर करना चाहता हूं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है। इसी तरीका से Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट रहा है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। उसी तरीका से NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है। यह आपको दिखाया जा रहा है कि ये एक एसिड है और ये एक बेस है और एक साल्ट है, यानी ये एसिड है और एक बेस है और एक साल्ट है। जो एसिड है वो पानी में मिलाने के बाद H पॉजिटिव देगा, जो बेस है वो पानी में मिलाने के बाद OH नेगेटिव देगा, और जो साल्ट है वो मेटल और नॉन मेटल में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। वो चीज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्षारक का नाम भी पूछा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो छूने के पानी से मिलता है, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चूने के पानी में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब सारा ऊपर में आपको बताया था, वो खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए प्रयोग में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब KOH, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये साबुन में आपको मिलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे बोला जाता है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यूज ऑफ बेस एंड अल्केलाइजर। बेस का यूज और अल्केलाइजर का यूज क्या है। अल्केलाइजर उसे कहेंगे, क्षारक उसे कहेंगे जो पानी में मिलके OH नेगेटिव आयन देगा। तो कहना जो क्षारक और अल्केलाइजर के यूज जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो घरों के चूने पोतने में यानी गारा एवं प्लास्टर बनाने में ब्लीचिंग पाउडर जिसे व्यंजक चूर्ण बोला जाता है यार। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं यार। CaOCl का Hal2, CaOCl का Hal2 या फिर CaOCl बोल सकते हैं, ठीक है ना। OCl का Hal2 यानी ऐसे इसे लिख दीजिए CaOCl का Hal2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज देखते हैं, ठीक है। ये एक तरह का भी बेस है क्योंकि OH लगा हुआ है। साबुन बनाने में मदद करते हैं। कपड़ा का कागज बनाने में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, दावा का निर्माण में हम लोग NaOH का यूज करते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये ना जाने कितने बार पूछा है, ठीक है। अम्लीयता को यूज करने के लिए हम लोग एसिडिटी जिसे बोला जाता है ना, पेट में अगर किसी को एसिडिटी हो गया तो एसिडिटी को दूर करने के लिए उसके पास जो टैबलेट दिया जाता है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कंपोजिशन होता है यार, ठीक है। MgOH का Hal2, ये याद रखना है। चीनी उद्योग में यानी चीनी इंडस्ट्री में मोलासिस में चीनी तैयार करने के लिए भी हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज औषधि निर्माण में, रबर पूरक या बॉलियर में, ये याद रखना औषधि निर्माण में पूछा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यार मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख लिए क्या क्या पढ़े। बेस में क्या पढ़े, क्षार में हम लोग पढ़े अल्कलाइजर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़े उसका रिएक्शन, बेस का रिएक्शन देखें, रिएक्शन के साथ साथ उसका यूज देखें, यूज के साथ साथ हम लोग समझे कि एसिड जो मेटेलिक सॉल्वेंट में क्या बनेगा, उसके साथ एसिड में रिएक्शन करवाएंगे बेस को तो क्या बनेगा, ये सब हम लोग देख लिए। और ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है यार। उसके बाद अब हम लोग लवण देख रहे हैं, और लवण के बाद सिर्फ रिएक्शन देखेंगे। तो लवण एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग पढ़े भी होंगे। सॉल्ट उसे कहते हैं जो एसिड प्लस बेस यानी अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिवार स्वरूप लवण और जल प्राप्त होता है, इसे उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं। और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे। एसिड HCl एसिड है, NaOH बेस है। अब आपको पता होना चाहिए यार, मैं HCl बोल दूंगा तो आपको दिमाग में खटक जाना चाहिए कि ये एक तरह का एसिड है सर, और कौन सा एसिड है, स्ट्रॉन्ग या वीक, ये भी दिमाग में खटक जाना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों आगे बात करते हैं। हाँ, जब इसे रिएक्शन करवाएंगे तो NaCl बनेगा। NaCl एक तरह का सॉल्ट है, एक तरह का लवण है, या इसे हम लोग सॉल्ट बोलेंगे, और साथ में वाटर का निर्माण होता है। NaCl को सोडियम क्लोराइड बोला जाता है यार। ऐसे यौगिक जो जल में विलयन में अथवा पिछली अवस्था में धनात्मक आयन H पॉजिटिव के अतिरिक्त ऋणात्मक आयन OH नेगेटिव के अतिरिक्त में वियोजित होता है, उसे लवण में कहेंगे। ये दूसरा डिफिनेशन है और ये पहला डिफिनेशन है। जो आपको याद रखता है वो याद रखे, वही चीज तो कहा जा रहा है। नल जो है NaCl जो है वो एक तरह का पॉजिटिव आयन देगा और दूसरा नेगेटिव आयन देगा, वही चीज देखिए रिएक्शन में। CuSO4 एक तरह का लवण है, Cu2 में टूट रहा है, SO4 2 नेगेटिव में टूट रहा है। Na2SO4 ये भी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे,
NaCl भी उसी तरीका से ब्रेक डाउन हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपसे पूछा जाता है, इसीलिए इसे याद रखना है, ये 4 बेहद इंपॉर्टेंट है यार। उसके बाद आगे बात करते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके स्क्रीन पे आ गया, वो स्क्रीन पे आ गया पोटैश एलम फिटकिरी। फिटकिरी के ना जाने कितने बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन को 10 स्टार दे लगा लेना यार सभी लोग, 10 स्टार वाला ये क्वेश्चन है। पोटेशियम अम्ल यानी फिटकिरी का जो सूत्र होता है वो K2SO4.Al2SO4 का होल थराइज .24H2O होता है यार, ये पूछा जाता है। उसके साथ मोहर साल्ट का भी सूत्र पूछा जाता है। मोहर साल्ट का सूत्र FeSO4 NH4 का होल 2SO4.6H2O याद रखना है। और ये सब एक तरह का डबल सॉल्ट है। क्या है? डबल सॉल्ट है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सब एक तरह का डबल सॉल्ट है, ठीक है, याद रखना है। जबकि पोटेशियम फेरिसाइनाइड K4FeCN6 और उसके बाद डाई अमीनो सिल्वर क्लोराइड, उसका सूत्र दिया हुआ है, एक तरह का जटिल लवण है, ये भी याद रखना है। ये पूछा नहीं जाता उतना, लेकिन ये दो है, आपसे पूछेगा ना, आपसे क्या पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, डबल सॉल्ट भी पूछ लेगा। डबल सॉल्ट का 2 एग्जांपल है, पोटेशियम एलम, पोटेशियम एलम, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में फिटकिरी बोलते हैं, जनरल नाम हुआ, उसका सूत्र पूछा जाता है, और मोहर साल्ट का सूत्र पूछा जाता है। ये दोनों याद होना चाहिए। उसके बाद यूजेज ऑफ सॉल्ट बात करते हैं, उसके बाद सॉल्ट अपना खत्म होगा। उसके बाद पीएच स्केल पे बात करेंगे यार, ठीक है, पीएच स्केल पे बात करेंगे, वहां से भी ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला सॉल्ट है बच्चों वो NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड खाद्य पदार्थों में नमक के रूप में या फिर अचार के परिरक्षण में, मांस एवं मछली के संरक्षण में हम लोग इसे यूज करते हैं, NaCl, ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद जो पूछा जाता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में पूछा जाता है। वो रसोई घर में बेकिंग पाउडर के रूप में यूज किया जाता है। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट यूज है मेरे प्यारे बच्चों, वो अग्निशामक यंत्रों में यूज किया जाता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल एनर्जेटिक होकर पढ़ना है यार। ये मैराथन क्लासेज, एक कोर्स का मैराथन कोर्स ही नाम रखा गया है क्लासेज का। तो मैराथन क्लासेज में एक चैप्टर को बिल्कुल निपटा देना है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना है। बहुत ज्यादा सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आपको भी डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करना है। और आपने पेड कोर्स परचेज किया है यार, आपने कुछ पैसा पे किया है, तो आपको तो सीखना ही है, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है तो टीचर से पूछिए, टीचर अवेलेबल है, सब विषय के अलग अलग टीचर अवेलेबल है, मैम आपसे टेस्ट ले रही है, ठीक है ना। तो आप किन्हीं से पूछ के डाउट क्लियर कर सकते हैं यार। और आपको जो फैसिलिटी मिला हुआ है क्वेश्चन प्रैक्टिस का, ठीक है, यहां से तो मैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। आप चैप्टर पढ़ने के बाद आपके घर में आपके पास जो भी एसिड बेस सॉल्ट का किताब है, वो किताब खोल के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दे। चैप्टर कंप्लीट है तो कहीं से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दे, लेकिन हाँ आपके लेवल का किताब होना चाहिए। ये नहीं कि आप एडवांस लेवल का कर रहे हो, जो आपके लेवल में पढ़ना ही नहीं। आपके लेवल में जो सिलेबस है, वो सिलेबस का किसी भी बुक निकाल के बनाना स्टार्ट कर दे। और यहां से तो क्वेश्चन दिया ही जा रहा है यार, यहां से इतना ज्यादा क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि उतना क्वेश्चन कर लोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता यार गवर्नमेंट कॉलेज जाने से। और मैं तो बोल रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा कॉलेज, अच्छा ब्रांच। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पॉइंट्स पे आइए। तो मैं बोलना चाहता हूं जो पेड कोर्स अभी तक परचेज नहीं किए हैं, परचेज कर लें यार, क्योंकि ये जो क्लासेस करने के बाद आपको पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। ए भी पूछा जाता है कपड़ों की धुलाई में, और जैसे कॉस्टिक सोडा के निर्माण में हम लोग यूज करते हैं। ये 2 पॉइंट्स अक्सर पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का यूज जो सूत्र है CuSO4 होता है .5H2O। कीटनाशक के रूप में जो 5H2O वाला है उसका मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। वो कीटाणुनाशक यानी कीटाणुनाशक के रूप में यूज करते हैं, विद्युत लेपन में यूज करते हैं, और दूसरी बात कॉपर के शुद्धिकरण, ये अक्सर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पोटेश एलम का सूत्र याद होना चाहिए यार, एक ना जाने ये कितना बार ये सूत्र पूछा है। K2SO4.Al2SO4 का होल थ्रस्ट डॉट 24H2O मुंह पे होना चाहिए, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं, अब हम लोग पीएच स्केल पे बात करेंगे, ठीक है। पीएच स्केल पे हम लोग बात करेंगे, तो बस आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये ऊपर में लिखा हुआ, मैं उसको पढ़ देता हूं एक बार, उसके बाद मेन आपको जो समझना है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो ये स्केल आपको समझना है, ठीक है। ये स्केल मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको जो ऊपर में लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ देता हूं एक बार, ताकि ऊपर में डाउट नहीं हो, और सारा आपको पढ़ना है। अब हम लोग बात कर रहे हैं पीएच स्केल, यानी लवण अपना खत्म हो गया। किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, उस स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, डेफिनेशन याद रखना है। कोई भी सॉल्यूशन कोई भी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कितना हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, वो पीएच स्केल की मदद से हम लोग प्राप्त करते हैं, जिसका मतलब है पीएच। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन। आज तक तो पीएच पीएच बोलते थे, लेकिन सर पीएच का फुल फॉर्म कोई नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का मात्रा कोई भी बिलियन में कोई भी सॉल्यूशन में कितना है, उसे हम लोग पीएच कहते हैं। आगे बात करते हैं, ठीक है ना। पीएच स्केल के सामान्यतः शून्य अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक पीएच ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको ये सब पॉइंट्स नीचे समझाऊंगा। हाइड्रोनियम आयन, सबसे बड़ी चीज, हाइड्रोनियम आयन किसे कहते हैं, तो H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन होता है। ये इसका सूत्र ना जाने कितने बार पूछा है, तो गलत नहीं करना, बेहद इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना पीएच उतना ही कम होगा, समझ लीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगा, यानी H3O पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतना पीएच कम होगा। कहना क्या चाह रहे हैं सर, आगे ये पॉइंट्स क्लियर होगा, बस अभी समझिए। H3O पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतना पीएच कम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जिस तरीका से इस चैनल पे आपको स्टडी करवाया जा रहा है, वो आपको किसी चैनल पे इतना डिटेल एनालिसिस करके स्टडी नहीं करवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यार, बिल्कुल देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, मेरा मेन मकसद है ना यार, मैं पर्सनली आपको बता रहा हूं कि सारे बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और एक बार इतना कम फी में आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे ना, तो आपका जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा हाई रहेगा, सोचने की कैपेबिलिटी रहेगा औरों से तो बहुत ज्यादा हाई रहेगा यार, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बस मेहनत कीजिए, एक कसर यहाँ पे नहीं छोड़ा जाएगा यार, ठीक है, सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। तो कहना क्या चाह रहे हैं, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन को कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा पीएच उतना कम होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो आगे बात करते हैं, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच जो होता है वो 7 होता है। यदि पीएच स्केल में विलयन 7 से कम हो तो वो एक तरह का एसिडिक है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। 7 से कम एसिडिक, और 7 से 14 तक OH नेगेटिव की सांद्रता बढ़ती है। जब किसी भी विलयन में OH नेगेटिव बढ़ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी तो बताया, OH नेगेटिव बढ़ेगा तो वो क्या होगा, एक तरह का क्षार है, और क्षार की शक्ति बढ़ता है। जो मैं पॉइंट्स ऊपर बता रहा था वो इस फिगर में मैं आपको समझाना चाहता हूं। सारा कुछ लिखा हुआ है, मुझे बस आपको समझाना है, आपको देखना है। सबसे पहला बात मैं बोला था उदासीन, तो 0 से 7 जो पीएच स्केल होता है, माफ कीजिएगा, 0 से 14 तक होता है मेरे प्यारे बच्चों, 0 से 14 तक पीएच स्केल होता है, ठीक है, 0 से लेके 14 तक होता है। और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। 7 पॉइंट जो होता है इसे याद रखना, ये न्यूट्रल, यहां पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, उदासीन मिलेगा, ठीक है। और जब 6 से 0 यानी 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे, 7 से 0 की ओर बढ़ेंगे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पॉइंट्स को पिकअप करना आज के बाद गलत नहीं होना चाहिए यार, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 7 से जब 0 की ओर बढ़ेंगे, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति बढ़ेगा, यानी H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ेगा, तो आपको बोला जाएगा कि जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ना वो 0 के साइड होगा, 0 के साइड होगा सबसे ज्यादा एसिडिक, जो
स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो इधर होगा स्ट्रॉन्ग एसिड भाई, इधर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। उसके बाद इधर आते आते एसिड जो होगा वो वीक होते जाएगा, यानी इधर बढ़ेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और जिसमें H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसमें एसिडिक कैरेक्टर अम्लीय प्रॉपर्टी बढ़ेगा। मेरा पॉइंट्स को पिकअप करना मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पॉइंट्स को पिकअप करना, मेरा जो मैं बोल रहा हूं उसे दिमाग में बैठाइए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 से 0 की ओर बढ़िएगा तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब कंसंट्रेशन सांद्रता में वृद्धि होगी तो आप बोल सकते हैं जितना ज्यादा H पॉजिटिव उतना ज्यादा अच्छा एसिड, उतना ज्यादा अच्छा एसिड है उतना ज्यादा अच्छा अम्ल है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। उसके बाद इसी का जस्ट रिवर्स देख लें, 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे, 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे तो H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में कमी आएगी। क्या आएगी? H पॉजिटिव आयन की सांद्रता में कमी आएगी, तो वृद्धि किसमें होगी? OH नेगेटिव आयन में वृद्धि होगी। इधर से इधर जाने पे OH नेगेटिव आयन में वृद्धि होगी, तो हम लोग बोल सकते हैं एक अच्छा बेस जो होगा वो नियर 14, उसका पीएच कितना होगा? 14 के करीब पीएच होगा, उसको हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं। ये पॉइंट्स तो समझ में आ गया होगा। उसी तरीका से आपको याद रखना है कुछ कुछ, और ये अक्सर पूछा जाता है। नींबू का रस याद रख लेना, उसका पीएच कितना होता है। सिरका का याद रखना, मानव का मूत्र यानी जिसे यूरिन, जिसे पेशाब बोला जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद जठर रस, ये आपसे नहीं पूछेगा। मानव का लार, सलाइवा भी पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क्स वाला। सलाइवा का 6.5 से 7.5 होता है। मानव का रक्त, ये ना जाने कितने बार पूछा है, याद रखना इसे भी। ये सब स्टार मार्क्स वाला है यार, ये सब स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दूध भी पूछा जाता है, इसे भी याद कर लेना, 6.4 होता है। तो देखिए पीएच का दैनिक जीवन में महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन डे टू डे लाइफ में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल फैक्ट भी पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यार कि आप एक जेई बनने जा रहे हो, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज लेना है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं चाहता हूं यार थोड़ा सा मोटिवेट आपको करना चाहता हूं कि मेहनत इतना कीजिए ना यार कि मजा आ जाए। यानी मजा कब आएगा? जब आपका रिजल्ट होगा, और रिजल्ट लेना है यार, एनी हाउ रिजल्ट लेना है। ठीक है ना, किसी भी परिस्थितियों में पढ़ाई क्यों ना करें, लेकिन अपना जो जीवन है, आगे का जीवन बेहतर होना चाहिए। ये मानव का विकास है यार। ठीक है ना, आप अपने आप को विकासशील बनाइए। ठीक है, और अपने थिंकिंग को बिल्कुल अभी पढ़ाई पे फोकस रखना है। और जब बस मात्र 2-3 महीना का बात है यार, 2 महीना का बात है, उसके बाद एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा, कॉलेज में जाओगे, वहां पे अलग मजा आएगा स्टूडेंट के साथ। ठीक है ना बच्चों, तो अब पॉइंट्स पे आते हैं। पीएच का दैनिक जीवन का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में पीएच का इंपॉर्टेंस क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों समझना इंपॉर्टेंस क्या है। मनुष्यों और पशुओं में पीएच का मान, हमारे शरीर में 7 से 7.8 पीएच परास के बीच काज करता है। ठीक है ना, पीएच जो स्केल है बच्चों हमारे शरीर में 7 से 7.8 पे काम करता है। जीवित प्राणी में केवल संकीर्ण पीएच परास परिसर में ही जीवित रह सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सब आपको पढ़ना, ये सब आप पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूं ये सब सिर्फ पढ़ने का है और इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद रखने का है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये सब फैक्ट जो होती है ना, फैक्ट पे आधारित ये सब कॉन्सेप्ट है। तो देखिए आगे कहा जा रहा है अम्लीय बर्ष। आप लोग अम्लीय बर्ष सुने होंगे, एसिडिक मान। तो वर्षा जल का पीएच तो जरूर एकदम सही बात है, अगर वो एसिडिक रेन है तो उसका पीएच तो है वो 7 से तो कम ही होगा यार, 7 से 0 की ओर होगा। जितना ज्यादा 0 की ओर बढ़ेंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इतना तो पता चल गया, 7 से कम होगा। तो इसका जो वर्षा का जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 5.6 से कम हो जाती है तो वो अम्लीय बर्ष कहलाती है। यानी कहने का मतलब 5.6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 5.6, तब हम लोग बोल सकते हैं वो पानी जो है वो एसिडिक वाटर है,
वो पानी है, वो एसिडिक पानी है, वो जो रेन हो रही है, वो वर्षा जो हो रही है, वो एसिडिक रेन हो रही है, एसिड रेन हो रही है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। 5.6 से कम होना चाहिए। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का जल के पीएच मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जल जीवधारियों के उत्तरजीविता कठिन हो जाती है। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि देखिए कहना क्या कह रहा है ये पॉइंट्स कि जैसे पीएच ऊपर से बारिश हो रहा है, उसका जो पानी का पीएच स्केल है वो 5.6 से कम है, हम लोग बोल सकते हैं वो एसिडिक वाटर है। जब वो नदी में मिलेगा तो नदी में एसिडिक कर देगा यार, नदी का पानी को भी पूरा अम्लीय कर देगा, एसिड बना देगा। तो उससे जो उसमें जल है ना, उसमें जो जीव जंतु है उनको कठिनाई होती है रहने में, इसीलिए बोला जाता है यार, ठीक है। पाचन तंत्र में बोला था स्टार्टिंग में, इंडाइजेशन सिस्टम, ये आपसे ना जाने कितने बार ये क्वेश्चन पूछा है कि डाइजेशन सिस्टम में पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है यार, ठीक है, जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में पेट उदर, जिसे पेट को हम लोग उदर कहते हैं, अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, यानी कहने का मतलब अपच, अनपच हो गया तो क्या होता है ना, पेट में एसिडिक मात्रा ज्यादा हो जाता है, HCl का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, उसीलिए वहां पे जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है वो बेसिक चीज, बेस जो दवाई होता है, मेडिसिन होता है, उसमें बेस का मात्रा होना चाहिए, वही मेडिसिन को आपको सजेस्ट किया जाता है, जिसके कारण उदर में दर्द, जलन अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटी एसिड, क्या बोला जाता है, एंटी एसिड जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ये आपको ऊपर में बताया था। एंटी एसिड जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्बल क्षारकों का उपयोग किया जाता है यार, एंटी एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बात करते हैं जानवरों एवं पौधे का सूरज सेल प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। मधुमक्खी के डंक से गंभीर व जलन होती है, इसमें मौजूद मिथेनोइक एसिड, यही तो पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। मधुमक्खी का जो डंक है आपके आसपास में, जब कभी मधुमक्खी काट लेती है तो मधुमक्खी काट लेने के बाद जलन होती है, वहां पे जलन होती है, वहां पे थोड़ा सा सूजन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में मिथेनोइक एसिड होता है, वो मिथेनोइक एसिड आपके शरीर में वो डाल देती है, और मिथेनोइक एसिड के कारण वहां पे जलन होता है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो याद होना चाहिए मधुमक्खी के डंक से काटने पे जो एसिड का सिक्रेशन होता है, वो एसिड को हम लोग मिथेनोइक एसिड कहते हैं। कुछ पौधे जैसे नेटेल का नेटेल के डंक वाले बाल मिथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, जिसके कारण जल व दर्द का अनुभव होता है, ठीक है ना। बस आपको याद रखना है, जो मिथेनोइक एसिड छोड़ेगा ना उसमें जलन और दर्द अनुभव होगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स है यार। आगे बात करते हैं दंत क्षय यानी इन डेंटल डिके। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम सल्फेट का बना हुआ होता है। इनेमल आपको पता है ना, दांतों में इनेमल होता है, कवरिंग होता है बच्चों, वो किस चीज का बना हुआ होता है, जो उजरा उजरा दिख रहा है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है, ये भी पूछा जाता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। और इनेमल जो है वो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बॉडी बोले तो आपको लगाकर आना है, क्या लगाकर आना है, इनेमल। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संचारित हो जाता है कि मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थ का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करता है, ठीक है। आप आगे पढ़िए, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा। हाँ, इंडिकेटर। किसी को भूख तो नहीं ना लगा है जी, मैं बोला था मैराथन क्लासेज है, 1.5 घंटा तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, और मात्र अब आधा घंटा का क्लासेज है, 1 घंटा हम लोग क्लास, 1 घंटा आधा घंटा और कोऑपरेट कीजिए, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है, ये सब आपको याद रखना है शुक्र ग्रह का, ठीक है ना, शुक्र ग्रह, ठीक है। ये सब नॉलेज गेन करने के लिए पॉइंट से किसी पदार्थ की अम्लीय
तथा क्षारीय प्रकृति जानने के लिए पीएच सूचक का प्रयोग किया जाता है, जैसे मिथेल ऑरेंज, फिनोप्थिलीन, लिटमस। ये सब पीएच बताता है यार कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है ना। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक है और जो थेलोफाइटा समूह के लाइकेन पौधे से निकाला जाता है, ठीक है। लिटमस जो है वो कहां से निकाला जाता है, ये सब नॉलेज की बात है, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये सब पॉइंट्स आपसे नहीं पूछेगा। वो जो थेलोफाइटा समूह के लाइकेन है पौधे से निकाल के बनाया जाता है, ठीक है। इसे याद ना करें तो ज्यादा बेहतर है। याद क्या करना है बच्चों, ये याद करना है। ये जो इंडिकेटर है ना, ये चारों इंडिकेटर बहुत बार पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल का क्वेश्चन में मैं यहां से क्वेश्चन आपको दूंगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है 2020 में, ठीक है। लिटमस जिसको पीएच स्केल पे बात करें 5.5 से 7.8 होता है। अम्लीय विलयन में रंग इसका कैसा होता है जी, लाल होता है। अम्लीय विलयन में लाल होता है और क्षारीय विलयन में नीला होता है। लिटमस का, फिनोप्थिलीन का रंगहीन होता है। अम्लीय विलयन यानी एसिडिक सॉल्यूशन। मेरे प्यारे बच्चों, अम्लीय विलयन करने का मतलब एसिडिक सॉल्यूशन, क्षारीय विलयन करने का मतलब बेसिक सॉल्यूशन। याद रखना यार, इसे याद कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट है यार। फिर से मैं बोल रहा हूं ना, 10 स्टार वाला है। यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2020 का एग्जाम में। उसी तरीका से फिनोप्थिलीन है जो रंगहीन होता है। पीएच स्केल आपसे नहीं पूछता, आपसे ये पूछता है कि अम्लीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है, क्षारीय विलयन में इसका रंग कैसा होता है। तो फिनोप्थिलीन रंगीन होता है और क्षारीय में गुलाबी होता है। मिथेल ऑरेंज जो है वो अम्लीय में लाल होता है और क्षारीय में नौरंगी पीला, जिसे बोल सकते हैं मिथेल रेड। मिथाइल रेड जो होता है वो लाल और पीला होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स। वो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन जल में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए आगे बात करते हैं। ये सब आपको नॉलेज के लिए है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो समझाने का हो तो मैं समझा ही रहा हूं। देखिए NaCl को पानी में मिलाएंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड एक तरह का नमक लवण बोल सकते हैं, उसे पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Cl2 प्लस H2 गैस का प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन आपको पूछा जाता है, इसीलिए रिएक्शन यहाँ पे इंक्लूड किया हूं, या ये रिएक्शन याद रखना है यार। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज आपको पता है को कॉस्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है, क्या ना। इसे क्या कहते हैं, NaOH को कॉस्टिक सोडा या दाहक सोडा कहते हैं। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शुद्ध करने के लिए हम लोग NaOH का यूज करते हैं। साबुन बनाने के लिए, कृत्रिम रेत के निर्माण करने के लिए, प्रयोगशाला में प्रतिकारिक के रूप में आदि में यह सब प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर जिसे CaOCl2 जिसे बोला जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण जो बोला जाता है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं जी, CaOCl2। आपको पता होना चाहिए, ये सूत्र बहुत पूछा जाता है। CaOCl2, मैं ऊपर में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्या यार, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लगता है लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर में थोड़ा सा CaOCl2 यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है ना। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, CaOCl2 बोलते हैं, ठीक है, गलत ना करिए। मैं यहाँ पे मिस्टेक से थोड़ा सा लिख दिया था। क्या बोलते हैं, CaOCl2। व्यंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है, CaOCl2, ठीक है, ये होता है, ना कि CaOCl का होल 2, ठीक है। आगे बात करते हैं, पॉइंट्स पे बात करते हैं, आगे स्क्रीन पे आइए। ये सारा PDF आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। देखिए स्क्रीन पे देखिएगा, हाँ ब्लीचिंग पाउडर, यही तो बात कर रहा हूं, CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये दोनों पूछा जाता है। इसका रासायनिक नेम, केमिकल नेम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके साथ ही इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं।
शुष्क बुझा हुआ चूर्ण जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजित चूर्ण का निर्माण होता है। ये भी रिएक्शन आपसे पूछा जाता है, इसीलिए रिएक्शन आपको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसे हूबहू याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को Cl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो विरंजक चूर्ण जिसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, साथ में H2O मिलता है यार, ठीक है। इसका यूज बोलते हैं वस्त्र उद्योग में, वस्त्र इंडस्ट्री में, क्लोथ इंडस्ट्री में, सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी का मजा एवं लॉन्ड्री में सफाई के लिए विरंजन के चूर्ण का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी हम लोग इसे यूज करते हैं, ऊन के सिकुड़ने से रहित बनाने के लिए भी इसे यूज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लोरोफॉर्म के औद्योगिक में निर्माण करते हैं। उसके बाद इसी तरीका से बेकिंग सोडा आता है। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहा जाता है, जो घर में यूज होता है सोडा, उसे हम लोग कौन सा सोडा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक नेम जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है, जैसे NaCl, H2O और CO2 और NH3 अमोनिया को मिलाकर हम लोग NH4Cl और बेकिंग सोडा को निर्माण करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण कैसे करते हैं, ये बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है यार ये रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन कैसे देता है, ये आपको दे देगा, ये दे देगा, ये नहीं देगा, ठीक है, ये भी दे देगा। आपको पूछेगा ये ब्लैंक्स में भरी, आपको भरना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता होगा तभी भरिएगा। उसके बाद बेकिंग सोडा का भी रिएक्शन है यार, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। उसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मैं बताऊंगा, जिप्सम वगैरह का भी शायद हाँ इसी में पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग हमारे घर में अनेक प्रकार से होता है, ये सब पढ़ सकते हैं, सब आपको पढ़ने का चीज है, ठीक है। बेकिंग पाउडर और जो भी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों जो पेड वाले बच्चे हैं वो डिस्कशन ग्रुप में उस पॉइंट्स को डाल देना है। किसी बच्चे ने आपको समझा दिया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आता है तो फिर हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। इस पॉइंट्स को समझिएगा, ठीक है। अब हम लोग मुद्दा पे आते हैं, और मैं फिर से बोलना चाहता हूँ यार, जो बच्चे अभी तक पेड कोर्स नहीं लिए हैं, बहुत कम टाइम है, मात्र 2 दिन आपके पास और टाइम है, पेड कोर्स परचेज कर लें यार, ठीक है ना। लगभग 130 बच्चे का एडमिशन वहां पे हो चुका है, ठीक है, और डेली 10 से 12 बच्चे का एडमिशन हो रहा है, तो यानी कहने का मतलब दूसरा ऐसा ना हो कि दूसरा बैच का भी सीट फुल हो जाए, ठीक है, इसलिए एडमिशन जल्दी करवा ले। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टेरिक अम्ल जैसे एक मंद खाद्य अम्ल मिश्रण है, जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होता है। ये अभिक्रिया आपको याद रखना चाहते हो तो रख लीजिए, ये अभिक्रिया आपसे कोई पूछेगा नहीं। NaCO3 जब H पॉजिटिव, ये आप याद कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव रोटी या केक में खमीर ईस्ट जिसे उठ जाता है तथा इसे यह मुलायम और स्पंजी बनाता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो केक होता है, पाव रोटी होता है, उसमें कौन सी गैस के कारण वो फूल जाता है और मुलायम स्पंजी की तरह बन जाता है? स्पंजी कहने का मतलब फूला फूला टाइप, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। कौन सा गैस? CO2 के कारण। ये आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और ये क्वेश्चन कल जब मैं करवाऊंगा ना तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, याद रखना, वेरी वेरी। जो पाव रोटी होता है, केक होता है, वो स्पॉन्जी हो जाता है, कौन सी गैस के कारण? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आगे बात करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एक तरह का एंटा एसिड है बच्चों, ठीक है। एंटा एसिड क्या करता है? क्षारीय होने के कारण या पेट के अम्ल की अधिकता को कम करता है, यानी आपके पेट में, किसी की पेट में एसिडिटी है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देंगे तो एक तरह का एंटा एसिड का काम करेगा, यानी एसिड के विपरीत एंटा एसिड, एंटा यानी विपरीत, एसिड के विपरीत काम करेगा, और क्या करेगा? वो उदासीन कर देता है, यानी
यानी बेस की तरह काम करता है और वो जो सॉल्यूशन है उसे उदासीन कर देता है। एसिड और बेस मिलेगा तो उदासीन एक तरह का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। तो आगे बात करते हैं, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निनाशक में भी किया जाता है। परिवार नियोजन के लिए झाग गोलियां तथा सेडिलेट्स पाउडर बनाने में इसे यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बच्चों धोने का सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा जिसका सूत्र होता है Na2CO3.NH2O। ये अक्सर पूछा जाता है कि धोने का सोडा को हम लोग, धोने वाला जो सोडा होता है वॉशिंग सोडा होता है, उसे क्या कहते हैं, उसका सूत्र क्या है। तो बच्चों यहां पे समझिएगा, धोने का सोडा का सूत्र जिसे वॉशिंग सोडा Na2CO3.NH2O कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट की धोने का सोडा कहा जाता है। कॉस्टिक सोडा NaOH के संदर्भ विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता से प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है। बेहद इंपॉर्टेंट है यार मेरे प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार वाला ये रिएक्शन है यार, इसे याद रख लेना। पूछेगा Na2CO3 जिसे सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग वॉशिंग सोडा कहते हैं, वो कैसे निर्माण होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कॉस्टिक सोडा कहते हैं, उसको CO2 गैस के साथ मिला दीजिए ना, तो आपको सोडियम कार्बोनेट और पानी उत्पन्न हो जाएगा। ये रिएक्शन याद होना चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन पूछा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, याद कर लीजिएगा सभी। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है, इसे भी याद रखिए। एक और मेथड है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसे गर्म कीजिएगा ना तो आपको सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा, साथ में H2O वाटर मिलेगा। दूसरा मेथड से हम लोग प्रिपरेशन इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है सोडियम कार्बोनेट को प्रिपेयर करने के, कॉस्टिक सोडा और CO2 गैस को आपस में मिला दीजिए तो सोडियम कार्बोनेट और पानी मिल जाता है। और दूसरा प्रोसेस है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दीजिए तो सोडियम कार्बोनेट और पानी प्लस CO2 मिलता है। अब वॉशिंग सोडा का यूज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो देखिएगा। ठीक है, अब मात्र आपको 15 मिनट का और क्लास चलेगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। मुझे पता है सभी लोग थक गए होंगे, लेकिन थकना नहीं है। मैराथन क्लासेज बच्चों, जब मैं मैराथन क्लासेज लेता था तो लगभग 10-10 घंटा का भी क्लासेज चला है मैराथन, यानी एक दिन में पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, है ना बच्चों। इसीलिए आपको थकना नहीं है, खाना पीना लेकर बैठना है। धोने की सोडा का उपयोग, यूज ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है, यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा तो समझना। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन और कागज के उद्योग में होती है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में हम लोग भी यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बचा, उसके बाद आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस बस लास्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बस इसको समझना है, उसके बाद आपका आज का क्लासेज एंड होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखना, स्क्रीन पे देखना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले सूत्र बता दें सभी लोग, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होती है बच्चों, वो CaSO4.12H2O होता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए कैल्शियम सल्फेट, जस्ट होल्ड अ सेकेंड मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे तो अति हो गया यार। अर्ध हाइड्रेट कहने का मतलब आधा H2O, अर्ध हाइड्रेट कहने का मतलब आधा H2O को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं सर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, इसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मोटा पेन सेलेक्ट हो गया। CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है, समझिएगा।
H2O, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्राइड को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जिप्सम CaSO4.2H2O, जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4। ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बच्चों कंफ्यूज रहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जिप्सम में आपको 2H2O रहता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में H2O। तो कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे उत्पन्न होगा, कैसे उसे प्राप्ति होती है। तो जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग करता है। जब इसे गर्म कीजिएगा जिप्सम को, तो वो जल जो होता है ना, 2H2O उसके पास जल होता है, उसको त्याग करता है और कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्राइड या हेमी हाइड्राइड इसे बोलिए, ठीक है, ये भी बोला जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ये भी बोला जाता है CaSO4.H2O या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्राइड या हेमी हाइड्राइड। CaSO4.2H2O जब इसे 273 केल्विन पे गर्म करेंगे तो CaSO4.H2O टूट जाएगा, साथ में 3/2 मोल ऑफ H2O भी मिलेगा बच्चों। ये रिएक्शन अक्सर पूछा जाता है, ए रिएक्शन 10 स्टार वाला रिएक्शन याद रखना। और जितना मैं ऊपर यूजेज बताया ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला है। ये क्वेश्चन तो एकदम कंफर्म मान लीजिए कि ये क्वेश्चन तो है संभावित यार, एक्सपेक्टेड है ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने का। आप किसी भी पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी कर रहे हो, बिहार, दिल्ली, एमपी, कोई भी गवर्नमेंट का कर रहे हो यार, वहां पे ये क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। तो ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को CaSO4.H2O कहते हैं, या फिर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्राइड हेमी हाइड्राइड बोलते हैं, या फिर CaSO4.2H2O जिप्सम को बोलते हैं। इसे गर्म करेंगे कितना, 273 केल्विन, नहीं 373 केल्विन, ठीक है, 273 से 373 केल्विन, ठीक है ना, 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो CaSO4.H2O प्लस 3/2 H2O वाटर मिलता है। तो 373 केल्विन पे गर्म करना होता है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद चूर्ण है जो जल मिलने पर या पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस में पदार्थ हो जाए। यानी कहने का मतलब यही रिएक्शन को आप रिवर्स कर देते हैं। तब तो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन तो ये भी पूछेगा कि हम लोग जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी तो जिप्सम बना सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4.H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड बोल सकते हैं। इसमें 3/2 H2O मिला दीजिए पानी का, ठीक है ना। जब इससे 3/2 H2O पानी मिला दीजिएगा तो एक CaSO4.2H2O यानी जिप्सम उत्पन्न हो जाएगा। ये दोनों रिएक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों रिएक्शन 10th या 9th का बुक में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है NCERT में। तो NCERT के पॉइंट से देखा जाए, NCERT के पॉइंट से देखा जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर जैसे टूटी हुई हड्डियों को सही जगह, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर की टूटी हुई हड्डियों के सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पॉइंट्स को आपको समझना होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज, जैसे आप देखे होंगे कि आपके आसपास में किन्हीं का हड्डी टूट जाता है तो वो डॉक्टर के पास जाकर वो हड्डी को प्लास्टर करवाते हैं। तो वो जो व्हाइट कलर का जो मटेरियल लगा हुआ रहता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो यूज है वो ये यूज अक्सर पूछा जाता है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे VVI लगा ले सभी लोग, ठीक है। सही जगह पर स्थिर रखने के लिए उपयोग करते हैं। दूसरा, इसका उपयोग खिलौने बनाने में, सजावट के सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। पहला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे इसके आगे बात करते हैं। देखिए आपने स्क्रीन पे सभी लोग देखेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसके आगे बात करते हैं। अब अपना मोटा मोटी देखा जाए तो एसिड बेस्ड सॉल्ट जो आपके लेवल पे है मेरे प्यारे बच्चों,
आपके लेवल पे है एसिड बेस सॉल्ट, वो लगभग हम लोग एसिड भी कंप्लीट कर लिए, बेस भी कंप्लीट कर लिए, साल्ट भी कर लिए, साथ साथ इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये सारा हम लोग क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो आपके पास जो टेबल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये टेबल बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं, उससे याद रखिए, ठीक है ना। कौन सा एसिड का मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे घरेलू उपयोग क्या है, इसका व्यापारिक नाम क्या है, ये सब अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसे आपको याद रखना है, और इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे तो पेड वाले को भी पीडीएफ मैं दे दूंगा, पीडीएफ के साथ साथ और मटेरियल भी दिया जाता है, एक्स्ट्रा मटेरियल, तो आपको पेड कोर्स भी लेना जरूरी है। तो सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे H2SO4 बोला जाता है, व्यापारिक नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबका व्यापारिक नाम आप याद कर लीजिए, व्यापारिक नाम अक्सर पूछा जाता है। गंधक का अम्ल इसे बोला जाता है, इसका घरेलू उपयोग कुछ नहीं है, औद्योगिक इंडस्ट्रियल में औद्योगिक उपयोग इसका है कि उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट का निर्माण में, बैक्टीरिया का निर्माण में, रंग, कागज, कपड़े इत्यादि में इसको यूज करते हैं। नाइट्रिक अम्ल जिसे HNO3 कहते हैं, इसका व्यापारिक नाम सेरो का अम्ल बोला जाता है, ठीक है। इसका यूज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है TNT डायनामाइट विस्फोटक बनाने में। TNT कहने का मतलब ये जो जहां पे बम वगैरह, बारूद वगैरह बनता है, पटाखा बनता है, वो सब जगह पे HNO3 नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे नमक का अम्ल कहा जाता है, टॉयलेट की सफाई में हम लोग यूज करते हैं। घरेलू उपयोग में टॉयलेट की सफाई को में यूज करने वाला जो एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्लोरीन का निर्माण या नमक का शोधन में इसका इंडस्ट्रियल स्केल में यूज होता है। नेक्स्ट है एसिडिक अम्ल जिसे CH3COOH कहते हैं, इसका जो व्यापारिक नाम है वो सिरका है, अचार बनाने में इसे यूज करते हैं, दावा के रूप में यूज करते हैं। सेलुलोज एसीटेट जिसे फोटो फिल्म का निर्माण या सफेदा बनाने में यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जिसे हम लोग कॉस्टिक सोडा कहते हैं, घरेलू काम में, बर्तनों की सफाई में या साबुन निर्माण में इसे हम लोग यूज करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO जिसे चूना बोला जाता है, ये जो व्यापारिक नाम है ना वो आपको याद रखना है यार, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। घर की पुताई में कैल्शियम ऑक्साइड, घरेलू उपचार में अमोनिया निर्माण, आयरन के निष्कर्षण में यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे कॉमन साल्ट बोला जाता है, इसे भोजन का नमक के रूप में यूज करते हैं। मैं बोल रहा हूं व्यापारिक नाम, मैं 3 बार बोल दिया यार, अभी तक व्यापारिक नाम आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो कॉलम है, ये कॉलम आपको तो एनी हाउ याद रखना है, कोई कॉलम ना याद रखे, लेकिन ये कॉलम आपको दोनों याद रखना है यार, ठीक है। सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट भोजन में नमक के रूप में या ORS, ठीक है ना, जो हम लोग पीते हैं पेट उठ खराब होता है तो घोल में होता है। इसका जो इंडस्ट्रियल स्केल की बात करें तो क्लोरीन निर्माण, साबुन उद्योग में। सोडियम कार्बोनेट जिसे धावन सोडा बोला जाता है, कपड़ों की धुलाई में, कांच के निर्माण में, जल की कठोरता को दूर करने के लिए। स्टार मारा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट NaSCO3 खाने का सोडा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों में कंफ्यूज ना करें, ये धावन सोडा और ये खाने का सोडा में कंफ्यूज ना करें। बेकिंग पाउडर में, पेय पदार्थ के निर्माण में, ब्रेक, केक आदि में, भोजन में सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, पाचक पदार्थ का निर्माण में हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग एसिड बेस्ड सॉल्ट लगभग पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो पेड वाले बच्चे हैं उनको मैं होमवर्क देना चाहता हूं, ठीक है। क्या होमवर्क है? ये चीज आपको आधा से 1 घंटा बाद ये PDF आपके ग्रुप में, जो आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है उस ग्रुप में आपको ये PDF दे दिया जाएगा। तो आपको ये PDF को डाउनलोड करके अध्ययन करना है यार, ठीक है। डाउनलोड करके अध्ययन करके आपको नोट्स करना है, कॉपी में, मोबाइल से कॉपी में हूबहू अपना हैंडराइटिंग में इसे लिखना है, और लिखने के बाद जैसे जैसे जो जो इम्पोर्टेंट है उसे इम्पोर्टेंट लिखना, उसके बाद इसको पढ़ना है।
पढ़ने के बाद कल जब इस टॉपिक से मैं 30 से 40 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो सारा क्वेश्चन को वो नोट्स में वो कॉपी में लिखना है। उसके बाद एक चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया। ऐसे करने से क्या होगा, आपके मोबाइल में तो खैर है ही, मोबाइल से कॉपी में भी उतर गया, ठीक है। आप कॉपी में उतर गया तो आपको 2 बार पढ़ाई हो गया, एक बार मोबाइल में पढ़े, एक बार कॉपी में लिखते बार पढ़े और एक बार लिखने के बाद पढ़े, यानी 3 बार पढ़ लेने के बाद आपको वो चैप्टर पूरी तरीका से कमांड हो गया। तो वो चीज करना है। और जो बच्चों पेड कोर्स अभी तक नहीं लिए, जो चाहते हैं पीडीएफ का फायदा हो, उन्हें भी क्लास करने से ज्यादा आपको खुद से पढ़ना आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा बच्चों। मैं यहाँ आपको समझा दिया, समझने के बाद आप घर पे पढ़िएगा, तब ना आपको समझ में आएगा कि क्या क्या डाउट रह गया। वो डाउट आप ग्रुप में पूछिए, आपका फैसिलिटी है, लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ पेड वाले बच्चों के लिए। मात्र 399 का कोर्स है जी, कुछ ज्यादा पैसा भी नहीं दिया जा रहा है। ये कोर्स में स्टडी मटेरियल पीडीएफ भी दिया जा रहा है, सिलेक्टेड क्वेश्चन 2020, इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर्मूला पीडीएफ, न्यूमेरिकल ट्रिक्स, आस्क एनी डाउट फ्रॉम फोन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चीज आपको टीचर के साथ डाउट पूछने का सुविधा यहां से मिलता है, आस्क एनी डाउट फ्रॉम चैट के माध्यम से या ग्रुप के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज 1997 से 2019 का क्वेश्चन बैंक दिया जा रहा है और टेस्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी लिया जा रहा है और सारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर किया जा रहा है बच्चों। काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस ये मात्र 399 में। अगर यही ऑफलाइन में आप करोगे ना, मैं खुद जब ऑफलाइन चलते थे क्लास तो वहां पे यही चीज का बच्चों 5 से 6,000 रुपया पे करते थे, ठीक है ना। मात्र 399, 400 कोई बड़ी अमाउंट आपसे नहीं लिया जा रहा है, जस्ट आपको हेल्प किया जा रहा है। तो जितना जल्द ज्वाइन करें, सीट फुल हो जाने के बाद फिर दिक्कत होगा यार, इसीलिए पहला बैच स्टार्ट हो गया, 100 बच्चा उसमें ऑलरेडी है और लगभग अब 130 स्टूडेंट का एडमिशन हो चुका है यार। तो आप लोग भी जल्दी से एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने का प्रक्रिया आपके पास है, आप इस नंबर पे कॉल करें या इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको बता दिया जाएगा। या फिर आपको क्या करना है, आपके पास में जो भी निजी बैंक है, छोटा बैंक है, उसको कहिए कि इस नंबर पे 400 रुपया ट्रांसफर कर दीजिए और 400 उस बैंक वाला को दे दीजिए। छोटा बैंक कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है या कोई बैंक वगैरह है, या फिर आप खुद से फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजोन पे, आपके पास जो भी पे करने का साधन है ऑनलाइन बैंकिंग, उससे आप 499 पे करके और वो वाला स्क्रीनशॉट इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। ये 85 44 61 53 52 पे व्हाट्सअप कर देना है। व्हाट्सअप करने के बाद आपको उस ग्रुप में एडमिट कर दिया जाएगा, यानी आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेकर आप पेमेंट कर सकते हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए, क्योंकि ज्वाइन करने से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा यार, ठीक है। दौर सिलेक्शन की एक कोर्स का नाम ही है सिलेक्शन कोर्स, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा पॉइंट पे आइए, थोड़ा सा बात कर लेना चाहता हूं एसिड बेस सॉल्ट। एसिड बेस सॉल्ट में हमने एसिड पूरी तरीके से आपको कंप्लीट करवा दिया, बेस भी पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया और सॉल्ट भी। इसके साथ साथ रिएक्शन भी पूरी तरीका से, रिएक्शन के बाद यूजेज भी करवा दिया। इतना करने के बाद आपसे 3 से 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो कंफर्म में पूछे जाते हैं, वो गलत कभी नहीं हुआ, पूछे जाते हैं। इतना क्वेश्चन आप करके आओगे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं जैसे बोला हूं वैसे आपको करना है यार। और उसके बाद 2 बजे आज मैथ का क्लासेज है, वो भी आपको क्लासेज 2 बजे मैथ का क्लासेज आपको करना है, ठीक है। और किसी तरीका का कोई डाउट है, अगर किसी तरीका का कोई डाउट है तो आपके स्क्रीन पे जो नीचे में नंबर है 85 44 61 53 52, उस नंबर पे कॉल करें सभी लोग और अपना डाउट को क्लियर करें। और जो ज्वाइन करने के लिए सोच रहे हैं उनको ज्वाइन करना है यार। अगर ज्वाइन आप नहीं कीजिएगा तो आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, ठीक है ना, कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। ज्वाइन करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि भाई टीचर का गाइडेंस मिल रहा है और यहाँ पे जो क्लासेस चल रहा है ना, वो बिल्कुल प्रॉपर वे में जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती है ना, उसी तरीका के आपको सेम क्लासेस, कोई कमी नहीं किया जा रहा है यार टीचर के द्वारा, ठीक है। और मात्र आपको 399 में, आपको तो जान के खुशी होना चाहिए यार, कितना कम फी में, सिर्फ लॉकडाउन की वजह को देखते हुए, ताकि मैं चाह रहा हूँ सारे बच्चे अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सके, क्योंकि ऑफलाइन वाले को अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यार, प्रॉपर क्लासेस नहीं वहां पे हो पा रहा है, ठीक है। इस नंबर पे किसी तरीका का कोई डाउट है तो कॉल करें, ठीक ना। चलिए बच्चों, आज का सेशन को समाप्त करते हैं। घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। और कल का क्वेश्चन में आज का सारा ये चीज जो पढ़ेगा वही कल का क्लास करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये चीज जो मैं पढ़ाया हूं सारा पढ़ना है,
तभी कल का क्लास में मजा आएगा, क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन कल का क्लास में रहेगा। एसिड एंड बेस से के 30 से 40 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। 30 से 40 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे होगा, तो आपको पढ़ के आना है, अपने आप को तैयारी करके आना है। अगर 30 क्वेश्चन होगा तो 30 में से 30 क्वेश्चन सही करना है। अगर 40 या 50 क्वेश्चन होगा तो 50 में से मिनिमम आपको 45 प्लस तो सही करना ही करना है। जो ढंग से पढ़ेंगे वो 50 में 50 स्कोर करेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।